Welcome everyone. Today we are going to discuss the causes of biodiversity. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर्स का कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है कि लॉस हो रही हैं, ठीक है। प्लस इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे मोर अबाउट या सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है डाइवर्सिटी से रिलेटेड, और क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, और इन्होंने डिस्क्राइब किया हर लेवल के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो 3 पार्ट्स में ये जो बायोडाइवर्सिटी है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्लासिफाइड है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहला हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझते हैं। जेनेटिक्स मतलब कि देखिए जो डाइवर्सिटी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें कि कोई 2 ह्यूमन बींग्स, 2 भाई या 2 बहन हैं, ठीक है, तो दोनों में भी देखिए सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, उन्हें शेप में और जो है कि फेस में कुछ चेंजेस हैं। तो वो जो चेंजेस आ रहा है वो जेनेटिक्स हैं। ऐसे जो है डाइवर्सिटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ह्यूमंस जो पॉपुलेशंस हैं वर्ल्ड की और किसी भी कंट्री की, हम लोग इंडिया के, तो इंडिया की बात करते हैं कि जो भी पॉपुलेशंस हैं, जो उस पॉपुलेशंस में देखिए इतनी सारी पॉपुलेशन है, पर सारी पॉपुलेशंस में जो स्पीसीज़ हैं, जो भी इंडिविजुअल है, वो देखिए एक दूसरे से नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, कोई भी स्पीसीज़ हैं उसमें भी कई वेराइटीज़ हैं, ठीक है। तो उसी बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो देखिए अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो वो अपने रेंज के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से जेनेटिक का लेवल बदल सकता है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन द टर्म्स ऑफ potency and concentration of the active chemicals that the plant produce, ठीक है। जैसे रोवोल्फिया प्लांट है, इससे जो है मेडिसिन वगैरह बनती है। तो हिमालयास पे रहते हैं, हिमालयास पहाड़ वगैरह पे है, जिसके वजह से इसकी जो है पोटेंसी और कंसंट्रेशंस, एक्टिवनेस है उस मेडिसिन्स का, ठीक है। तो वो उसका जेनेटिक्स, अगर उसी प्लांट्स को हम डेजर्ट एरिया पर या लो लाइंग एरियाज़ पर, कोस्टल एरियाज़ पर इसको ग्रो करते हैं, तो हो सकता है कि वो उतना इफेक्टिव ना हो, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन पोटेंशियल ना हो, ठीक है। इस वजह से जेनेटिक वेरी करता है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। तो देखिए राइस में भी क्या है, 50,000 जेनेटिक स्ट्रेन है। 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। तो मैंगो देखिए आम है, लेकिन आम भी कई तरीके का है और सीज़न भी चल रहा है मैंगो का। तो आप देख रहे हो कि कितने तरीके के मैंगो मार्केट्स में दिख रहे हैं। राइस है, राइस वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन उसमें स्पीसीज़ अलग हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक। क्लियर हो गई होगी बात। नाउ नेक्स्ट इज स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी मतलब जैसे इंडिया ही देखिए तो 4 जोन्स में हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। चारों जोन में हर जगह की स्पीसीज़ अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ की स्पीसीज़ अलग, यहाँ की स्पीसीज़ अलग, हर जगह की स्पीसीज़ अलग है। तो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट्स की ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है देन दी ईस्टर्न घाट्स। तो डाइवर्सिटी का जो लेवल है वो वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा स्पीसीज़ हैं और ईस्टर्न घाट्स पर कम है, जो कि हमारे इस रीजन्स पे, साउथ के इस रीजन पर वेस्टर्न घाट्स है और इस रीजन पर ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। नाउ नेक्स्ट
इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल में क्या है, इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंट विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज इज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो नॉर्वे जैसे कि कंट्री है, जो फाइनेंस कंट्री है, वहाँ से कंपेयर करें तो हम लोगों की कंट्री में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और किस किस तरीके की है वो हमने आपको बताएं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो मेजर 3 पार्ट्स है वो है नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली एंड एथिकल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे समझने वाली पहली बात क्या है कि यूटिलिटेरियन का क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे यूज में आते हैं, दे आर इन आर यूजेबल पर्पस, ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो किस पर्पस से ये हमारे लिए यूजफुल है वो हम देखते हैं। तो नैरो मतलब कम नीड्स के लिए, ब्रॉडली मतलब ज़्यादा के लिए, और एथिकल मतलब मोरल है कि हमें इसे सेव करना चाहिए। वो इन दोनों से ही वो भी समझ में आ जाएगा। नैरोली यूटिलिटेरियन, इट इज़ कंसर्न्ड विद डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलता है फ्रॉम नेचर, फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस। तो भैया यहाँ से लकड़ियों से चीज़ें बनती हैं, तो बेनिफिट्स होता है, इनकम का सोर्स है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज वगैरह में भी लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। तो 25% जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन हैं, जो मार्केट में बेची जाती है, सोल्ड की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, वो प्लांट से ही बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, मेडिसिन प्लस वुड्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का रोल प्ले करता है। Now second is broadly utilitarian, it is concerned with indirect benefit। indirect है, यहाँ से कोई ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि मनी आएगा। फ्रॉम नेचर लाइक फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस तो सभी जानते हैं, बच्चे जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, जो हमें फूड और ऑक्सीजन देता है, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, पॉलिनेशंस क्या है, पॉलिनेशन आप सिंपल ये समझिए, एक तरीके का प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, जिससे प्लांट्स की जनरेशन आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आप सिंपल टर्म्स में यही समझ सकते हैं। वैसे तो पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं जो है कि एंथर से स्टिग्मा पर। ठीक है, जिससे पॉलिनेशंस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। दिस आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट nature provide। Amazon forest is established to produce 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। तो अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट है वो सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, और वहाँ से ही अगर देखा जाए तो अर्थ पे 20% जो ऑक्सीजन है वहीं से निकलती है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर पॉलिनेशन इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू इंसेक्ट्स। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशंस होता है वो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स के थ्रू ऐसा ट्रांसफ़र होता है। एथिकल क्या यूज़ है, इट इज़ आर मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पास ऑन आर बायोलॉजिकल लिगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपनी डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखें, मेंटेन करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इस वजह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कंजर्व करना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कॉजेज़ क्या हो रही हैं, मतलब क्यों हो रही है। लॉसेस की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हमें इसी पर बात करना है, इविल क्वाड्रेंट। तो ये जो 4 हैं इन्हीं को लिखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है व्हाट आर दी इविल क्वार्टर्स, 4 देंगे। हो सकता है ये जो 4 हम डिस्कस करें इसमें से एक ऑप्शन हटा दें। ठीक है, तो आपको ये 4 नाम तो याद करना ही
करना है, और इसको हम डिस्कस करते हैं, समझाते हैं आपको। लेकिन रीज़न की बात करें कि किस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो बहुत से रीज़न है। क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, उनके वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है कि लॉस होती है। पॉल्यूशंस के वजह से हो जाती है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, अगर हम कोई हैबिटेट्स हैं जो लोकल एरिया में हम उनको मार वार दें, ठीक है, हम नहीं मतलब कोई पर्टिकुलर पीपल जो मारते हैं। पॉपुलेशंस की ग्रोथ, ठीक है, पॉल्यूशंस की ग्रोथ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशंस, हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है, पैसे कमाने के लिए या कुछ बेनिफिट्स के लिए एनिमल्स को मार दे रहे हैं, ठीक है, किसी सेलेक्टेड स्पीसीज़ को एक्सप्लॉयटेशंस करना, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, ठीक है। तो बहुत से रीज़न है। डिफॉरेस्टेशंस है, जो पेड़ को काट रहे हैं हम लोग, उसके वजह से भी। तो कई रीज़न हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का, ठीक है। लेकिन जो हमें 4 मेजर्स डिस्कस करना है वो है जिसको हम बोलते हैं ईविल क्वाड्रेंट। तो इस ईविल क्वाड्रेंट में 4 आते हैं जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस। ये पहला है। हैबिटेट क्या होते हैं? कोई भी जो कि पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स रहते, ये पूरा जंगल है, ठीक है। अब इनका लॉस होना, ठीक है, यहाँ से मूव कर जाना। मान लीजिए 2 पार्ट में है, ये कोई ए पार्ट है, ये कोई बी पार्ट है, जंगल फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट बी। तो इस फॉरेस्ट में समझिए कोई एनिमल्स वगैरह रहते हैं, मान लीजिए मंकी वगैरह यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ वगैरह हम काटेंगे तो मंकी वगैरह यहीं पर रहते हैं, तो इनको पहले हमने काटा, ठीक है, इधर से पूरा स्टार्ट किया, इधर से काटा, तो ये मूव करके इधर वाले पेड़ पर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ भी काटा, यहाँ पर भी काट दिया, पूरा इसको साफ कर दिया, तो ये मूव करके यहाँ पर आ गए। तो पहले हैबिटेट लॉस हुए। हमने पहले बताया आपको हैबिटेट लॉस, पूरे इस जंगल को काटा तो ये लॉस हो गए यहाँ से, तो यहाँ मूव करके आ गए। अब इसी बात को फ्रेगमेंटेशन से बताएं, ठीक है। मान लीजिए पूरा एक जंगल है, ठीक है, और किसी एक एरिया से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ के प्लांट्स को हटाया, मूव कराया और स्कूल बनाया, फिर यहाँ पे कॉलेज बनाया, तो यहाँ से एनिमल्स मूव करके इधर आ गए, यहाँ बनाया तो पीछे के साइड मूव करके चले गए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, फिर अपने फैसिलिटी के लिए जिम वगैरह बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनिमल्स जो हैं कि अब इस एरिया में और इस एरिया में रह गए, तो फ्रैगमेंट्स में इनको तोड़ा गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा बना दिया तो यहाँ पर ही रह गए। तो फ्रैगमेंट्स मतलब तोड़ना, बीच बीच में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दें ताकि ये मूव कर गए। तो फ्रैगमेंटेशन की ही वजह से हैबिटेट का लॉस होना, ठीक है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो हम लोग जो है कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ठीक है, फ्रैगमेंटेशंस में या फिर किसी भी प्रोसेस से, या जिस प्रोसेस से हम पढ़ना ही है उसी को देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन से ही तो एनिमल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से लॉस कर रहे हैं। तो जिस प्रोसेस से कर रहे हैं वो है फ्रैगमेंटेशन की, कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, जिससे एनिमल क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस। अभी देखिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि रीज़न है हैबिटेट लॉस होने का, फ्रेगमेंटेशन से एक्सटिंक्शन जो हो रहे हैं, ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल लॉस हो रहे हैं। और वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। तो एक बार इतना लॉस हो चुका है, इतना कैसे होगा, तो 14% बनाना पड़ेगा, 14% करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो 6% नहीं हो पाता है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस बात को मत समझिए, लेकिन आपको मेन टॉपिक हमने बताया कि हैबिटेट का लॉस क्यों हो रहा है, फ्रेगमेंटेशंस की वजह से। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो भी एरिया है फॉरेस्ट का उसको हम
छोटे छोटे टुकड़ों में यूज़ कर रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों पर, ताकि एनिमल वहाँ से शिफ्ट होके बैक साइड जंगल में जा रहे हैं, और वैसे जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को कवर करते जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशंस में, वो वहाँ से मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल यही है। ठीक है, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉयड होगा। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज़ अ ह्यूज दैट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो अमेजॉन फॉरेस्ट अभी हम लोग ने पीछे डिस्कस किया, जहाँ से 20% ऑक्सीजन वर्ल्ड में आ रही है। अब वो जंगल को काटा जा रहा है, उस फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, लेकिन किस लिए काटा जा रहा है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, फॉर रेजिंग बीफ कैटल। सिर्फ दो रीज़न है, सोयाबीन के कल्टिवेशंस के लिए और रेजिंग बीफ कैटल। मतलब बीफ कैटल का मतलब कि एक तरीके के यहाँ पर बीफ कैटल की इंडस्ट्री समझिए लगाने के लिए इसको काटा जा रहा है। तो क्वेश्चंस पूछेगा अमेजॉन फॉरेस्ट को क्यों काटा जा रहा है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बीफ सोयाबीन एंड द बीफ कैटल। ठीक है, इतनी सी बात के लिए इनको काटा जा रहा है। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। तो पॉल्यूशंस की वजह से भी एनिमल्स जो हैं कि लॉस हो रहे हैं, मूव करके यहाँ से जा रहे हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, तो जो लार्ज हैबिटेट्स थे उनको ब्रेक किया गया स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर लार्ज टेरिटरी एंड सर्टेन एनिमल विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब इनको जो है कि एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के ही लिए हो रही हैं, और इसमें जो है एनिमल्स बर्ड्स वगैरह सभी सर्वाइव करते हैं। ओवरऑल इनडायरेक्टली हम भी जो है कि ह्यूमन बींग्स भी जो है कि सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट का लॉस किया तो मतलब वो हमारे लिए भी लॉस है। ठीक है, तो ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस। ओवर एक्सप्लॉयटेशंस मतलब कि किसी भी चीज़ की जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही अगर उसको जो भरपाई कर लें तो ठीक है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम ले लें तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। मतलब जो नीड है उस नीड के हिसाब से चीज़ों को हम इस्तेमाल करें तो वो ठीक है, लेकिन नीड्स व्हेन टर्न्स इनटू अ ग्रीड, लालच में बदल जाए तो उसको एक्सप्लॉयटेशंस कहते हैं। ठीक है, एक कहानी बचपन में हम लोग ने सुनी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक है, एक अंडा डेली देती थी, तो भाई एक अंडे में काम चलाओ, लेकिन लालच इतनी बढ़ गई कि बेचारी मुर्गी का खात्मा कर डालें। ठीक है, तो क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड्स टर्न टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जब नीड ग्रीड में चेंज हो जाती है तो उसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मेनी स्पीसीज एक्सटेंशन इन द लास्ट 500 ईयर, जैसे स्टेलर सी काऊ है, ठीक है, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। तो ये सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। तो ये स्पीसीज का नाम आपको याद रख लीजिए, स्टेलर सी काऊ। स्टेलर सी काऊ है जो आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये कौन सी स्पीसीज है जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन सभी जानते हैं, जो बाहर से आते हैं वो है एलियन। हम लोग ने एक फिल्म देखी थी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की। ठीक है, वहाँ से एक एलियन आया था, और कुछ वहाँ पिक्चर्स अगर देखी होगी जिन्होंने तो याद होगा क्या उसमें हुआ था। तो जो बाहर से आते हैं उसको एलियन बोलते हैं। ठीक है,
वो स्पीसीज मतलब कि अनइंटेंशनली उनको लाया गया, मतलब ये नहीं कि वो कुछ हमारे लिए ख़राब कर दें, ठीक है, या उसकी जानकारी हमें नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर उसके आने से हमारी नेटिव स्पीसीज जो है एक्सटेंड कर जाएं, डेड कर जा ख़त्म हो जाएं, इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है। पर इंटेंशन ये नहीं था कि हम अपने नेटिव स्पीसीज को ख़त्म कर दें, वो हमें पता नहीं था, अनइंटेंशनली, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जो यहाँ पर आई और बस गई, बाकी अपने जितनी नेटिव थे उसके आसपास उनको ख़त्म कर दी, उनको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो इसमें देखते हैं व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डिलिबरेटली फॉर वॉट एवर पर्पस, किसी भी रीज़न के लिए अगर लाया गया है, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, घातक हो गए, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, तो अपने आसपास की जितनी स्पीसीज थी सबको एक्सटिंक्ट कर दी। द नाइल पर्च, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इनटू लेक विक्टोरिया in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of jellyfish in the lake। तो ये कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है। अब देखिए, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज एंड थ्रेट पोज टू आर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजन वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास है जिसको पार्थीनियम, लेंटाना, वाटर हायासिन जिसको एकॉर्निया कहते हैं। तो ये सब कुछ स्पीसीज़ हैं जिनके वजह से जो नेटिव स्पीसीज़ है, जो उसके आसपास की स्पीसीज़ हैं, वो डेड कर जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से। तो वाटर हायासिन जैसे एकॉर्निया बहुत फेमस नाम है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इसको बंगाल में सबसे पहले लाया गया था, ठीक है। ये हमारे यहाँ की स्पीसीज़ नहीं होती हैं। द रिसेंट इलीगल introduction of the African catfish Clarius garipinus for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfish in our river, ठीक है। तो ये भी स्पीसीज का नाम याद कीजिए, ये एलियन स्पीसीज है जिनके आने से हमारे नेटिव स्पीसीज को प्रॉब्लम हो रही है, जो एक्सटेंड हो रही हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फोर्थ वन इज को एग्जिस्टेंट स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। पर जो मेजर स्पीसीज है जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे पर, अगर वो एक्सटेंड कर जाएंगी तो उनसे जिन जो रिलेशंस हैं जिन स्पीसीज का, वो भी एक्सटेंड कर जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को को एग्जिस्टेंस स्पीसीज कहते हैं। जैसे देखें, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटेंड, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटेंड द प्लांट एनिमल बिकम एसोसिएटेड विद इट इज एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एग्जिस्ट, मतलब मानिए ये कोई स्पीसीज है और इससे रिलेटेड ये सब स्पीसीज हैं, ठीक है, ये सब स्पीसीज हैं। एनी हाउ अगर ये स्पीसीज डेड कर गई, ठीक है, ये एक्सटेंड कर गई, तो ये सब जो स्पीसीज हैं तो ये भी एक्सटेंड कर जाएंगे, इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस स्पीसीज। क्लियर? व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटेंड, तो ठीक है, जो होस्ट है वो एक्सटेंड करेंगे, तो उसके साथ जितने पैरासाइट्स वगैरह हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। ऐसे स्पीसीज़ को को एग्जिस्टेंस स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये चौथा रीज़न है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का। एग्जाम्पल देखते हैं, इज़ द केस ऑफ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वर एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर। तो ये चार स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़े रीज़न है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स कितने हैं इंडिया में, तो वर्ल्ड में 36 है करेंट डाटा के थ्रू, उसमें से 4 इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो 4 पाए जाते हैं उनके नाम पूछ सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मन, द हिमालयास एंड द 4th सुंदरलैंड इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। अब ये जो
हॉट स्पॉट है, इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये रीजन हॉट स्पॉट में आएगा? तो ये कुछ रीजन है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, कुछ एंडेमिक स्पीसीज कितने होने चाहिए, डिग्री ऑफ थ्रेट, ठीक है, कि कितने परसेंटेज में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हॉट स्पॉट्स कवर द 1.4% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, तो 1.4% लैंड एरिया होना चाहिए अर्थ का। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड area. The number of species they cultivately harbor is extremely high, and strict protection of these hot spots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. तो मेन इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर चारों नाम याद करना है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर 2-3 पॉइंट ये याद कर लीजिए, तो ये हॉट स्पॉट आपको पता चल जाएगा। सेकंड है डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। ये 3 टाइप्स के होते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, बीटा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, तीसरी है गामा डाइवर्सिटी जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप। तो टोटल लैंडस्केप या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो हैबिटेट है डाइवर्सिटी, उसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, किस तरीके से स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन है ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट्स में जो हैबिटेट होते हैं वो अडेप्ट होते हैं, पर सडनली इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से वो डेड कर जाते हैं। मास एक्सटेंशन ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ मतलब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लड आ गया, एनिमल्स उस एरिया में जितने थे सभी डूब गए, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसा कुछ होता है तो उसमें मास में एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हंटिंग, ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी से अगर कुछ होता है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ रीजन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलरली सब्सिड्यूल टू एक्सटिंक्शन आर लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, लो प्रोडक्शन रेट, मतलब ये सब ऐसे स्पीसीज़ हैं जो लार्ज बॉडी साइज़ है तो कहीं चल फिर नहीं सकते हैं और फ्लड आया डूब गए मर गए, ठीक है। पॉपुलेशन जो है कि साइज़ इनका ही छोटा है, कम ही थे और ऐसी कोई मास एक्सटिंक्शन हुआ और जिसके वजह से ये ख़त्म हो गए, ठीक है। लो रिप्रोडक्टिव रेट है, जो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से भी क्या होता है, ऐसी कोई एक्टिविटी हुई ह्यूमन एक्टिविटी या मास एक्सटेंशन में तो ये मूव करती है। कुछ रीज़न है जिसके वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। लैंडस्केप इट इज़ अ यूनिट ऑफ लैंड विद अ नेचुरल बाउंड्री हैविंग अ मोज़ैक ऑफ पैचेस, दिस पैचेस जनरली रिप्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है, जिसको हम बायोम्स वगैरह में डिनोट करते हैं। बायोम्स पर एक वीडियो हमने बना रखी है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेटलैंड है, वेटलैंड क्या होता है, लो लाइंग एरिया कवर्ड विद सैलो वाटर आर कॉल्ड वेटलैंड। तो लो लाइंग एरिया है कवर्ड है सैलो वाटर से, उसको वेटलैंड कहते हैं। 6% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वेटलैंड। तो ये डाटा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्शेस वेटलैंड वेयर ग्रासेस लाइक प्लांट डोमिनेट, स्वैम्स वेटलैंड वेयर ट्रीज और सब्स डोमिनेट, रिवेराइन फॉरेस्ट पीरियडिकली फ्लडेड फॉरेस्ट फाउंड इन लो लैंड अलॉन्ग स्ट्रीम, मैनग्रोव इज सॉल्टी वाटर सैम्स। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ अदर्स पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, लेकिन जो मेन था वो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ये भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं, इस वजह से हमने इसको लिया। यहाँ पर कुछ डेट्स ले रहे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये पूछता है अक्सर, इस वजह से इसको भी इनमें इंक्लूड किया। 28 फरवरी साइंस डे, 21 मार्च फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जुलाई वन महोत्सव डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 3 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर
वर्ल्ड हैबिटेट डे, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक, 2 दिसंबर नेशनल पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे, ठीक है, 3 दिसंबर वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। तो यहाँ पे भी अगर देखें हम, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो वर्ल्ड ओजोन डे पूछता है 16 सितंबर, और 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अक्सर पूछता है ये, ठीक है। तो बाकी आप इसको नोट करिए, लिखिए, जैसे भी याद कर सकते हैं याद करिए, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो if you like my content, my video, please like, comment and share. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel for further videos. Thank you.